हेलो एवरीवन। जो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आई थी उत्तराखंड में, जिसका हम एक तरीके से एमसीक्यू फॉर्म में जो भी इस बुक में टेक्स्ट अवेलेबल है उससे जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें चैप्टर नंबर 8 है, अध्याय 8, जो उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त एवं तराई भाबर क्षेत्र के बारे में है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, भूमि बंदोबस्त से क्या तात्पर्य है। तो भूमि बंदोबस्त से भूमि के संबंध में व्यवस्था से तात्पर्य है। जो भी लैंड को लेकर रिफॉर्म्स किए जाते हैं उनको भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो ये आपकी गोरखा काल में शुरू हुई थी। ठीक है। ब्रिटिश शासन से अब तक गढ़वाल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं। तो अब तक कुल जो है वो 12 भूमि बंदोबस्त हुए थे। 1815 ईस्वी में कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ। तो उस समय आपके ई गार्डनर जो हैं वो पहले कमिश्नर थे, तो उनके नेतृत्व में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। गढ़वाल में 1816 में भूमि बंदोबस्त किसने करवाया। तो ये विलियम ट्रेल ने करवाया, क्योंकि 1815 के बाद 1816 में जब संगोली की संधि हुई तो ई गार्डनर आपके वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बन के ब्रिटिश गवर्नमेंट के जा चुके थे, तो उनके बाद विलियम ट्रेल यहाँ पे थे। 1816 से 1893 तक विलियम ट्रेल ने कुल कितने बंदोबस्त करवाए। वैसे इनका टाइम पीरियड ज़्यादा बताया गया है, लेकिन ये सारे बंदोबस्त विलियम ट्रेल ने नहीं करवाए। 6 बंदोबस्त हैं जो कुल हुए थे। इनके कार्य ये यहाँ पे टाइम पीरियड गलत हो गया है, 1893 नहीं, एक्चुअली 1833 है ये। 1816 से 1833 तक विलियम ट्रेल ने वैसे कुल 7 बंदोबस्त कराए थे। इसमें ऑप्शन भी शायद गलत हो गया है, 7 बंदोबस्त है इसका सही आंसर। 1817 में ब्रिटिश कुमाऊं में एक साला बंदोबस्त किसने करवाया। तो 1817 में एक साला बंदोबस्त जो है वो विलियम ट्रेल ने ही करवाया था। और 1818 में ट्रेल द्वारा करवाया गया तीसरा बंदोबस्त कितने वर्षों के लिए था। तो जो तीसरा बंदोबस्त है वो 3 वर्षों के लिए था। ठीक है। तो 1823 में ट्रेल ने किस प्रकार का बंदोबस्त शुरू किया। तो 1823 में इन्होंने पंचशाला बंदोबस्त शुरू किया। पहले 1 साल तक होते रहे जो भूमि बंदोबस्त हैं, फिर वो 3 साल हुआ, फिर 5 साल हुआ, इसके बाद फिर 20 साल भी होता है। ठीक है। 1823 के पंचशाला बंदोबस्त में लगान की धनराशि कितनी निर्धारित की गई थी। ठीक है। तो लगान की जो धनराशि थी वो 64,900 रुपये निर्धारित की गई थी। 1829 में ट्रेल द्वारा कराया गया छठा भूमि बंदोबस्त किस नाम से जाना जाता है। तो जो छठवां भूमि बंदोबस्त है उसको तरमीम बंदोबस्त कहा जाता है, जो ट्रेल ने करवाया था 1829 में। 1840 से 42 में ब्रिटिश गढ़वाल का 8वां भूमि बंदोबस्त किसने करवाया। तो 8वां भूमि बंदोबस्त जो है वो बैटन ने करवाया था। इसे 20 साला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी यह विशेषता थी कि इसमें प्रत्येक गांव को अपना अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया गया था। और इसमें लगान की जो दर थी वो 1 बीसी निर्धारित की गई थी, 1 रुपये बीसी निर्धारित की गई थी। 8वें भूमि बंदोबस्त को किस नाम से जाना गया। तो ये मैंने भी आपको बताया, इसको 20 साला बंदोबस्त कहा गया 8वें भूमि बंदोबस्त को। 8वें भूमि बंदोबस्त में गांवों को क्या अधिकार दिया गया था। तो 8वें भूमि बंदोबस्त में रिकॉर्ड रखने का अधिकार दे दिया गया था गांवों को। 8वें भूमि बंदोबस्त में लगान की दर कितनी तय की गई थी। तो ये 1 बीसी जो है, रुपये 1 बीसी तय की गई थी। 8वें भूमि बंदोबस्त की मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसकी जो मुख्य विशेषता थी यह खसरा सर्वेक्षण थी। ठीक है। और साथ ही इसमें जो अप्रशिक्षित पटवारी थे उनके स्थान पे पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। तो ये क्वेश्चन आ गया, 8वें भूमि बंदोबस्त में किस प्रकार के पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। तो इनमें प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। ये जस्ट बेसिकली ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि कोई भी लाइन आपकी जो है अगर वो बुक में दी गई है तो उससे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है वो सारे के सारे कवर्ड हों। मतलब ऐसा कोई भी टेक्स्ट ना रह जाए कि जिससे आप कहें कि यार ये मैंने पढ़ा था, पर अगर एक बार शायद मैंने बुक भी पढ़ ली होती तो ज़्यादा बेटर होता। तो बुक में जो भी लाइन दी गई है जिससे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है तो उससे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ब्रिटिश काल का 9वां भूमि बंदोबस्त किस समय हुआ था। तो ये 1860 से 1870 के बीच में हुआ था। बेसिकली 1863 से 73 के बीच में हुआ था। तो और इसकी अध्यक्षता जी विकेट ने की थी, इसलिए इसको विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इस बंदोबस्त में भूमि मापन के लिए 20 गज डोरी का प्रयोग किया गया था। साथ ही यह पहला वैज्ञानिक पद्धति द्वारा करवाया गया बंदोबस्त था। 9वें भूमि बंदोबस्त की अध्यक्षता किसने की थी। तो अभी मैंने आपको बताया जी विकेट ने जो है वो 9वें भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था की थी, अध्यक्षता की थी, सॉरी।
नवे भूमि बंदोबस्त में भूमि मापन के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया गया था? तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। अच्छा, यहाँ पे मनुस्मृति दी गई है। तो जो ब्रिटिश काल से पहले राज्य में जितने भी जो बंदोबस्त हुए हैं वो सारे के सारे मनुस्मृति के आधार पर हुए हैं। नवे भूमि बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो इसमें जो है वो 5 वर्गों में बांटा गया था। 5 वर्ग कौन कौन से थे आपके? तलाऊ भूमि थी, उपराऊ अव्वल थी, उपराऊ दोयम थी, इजरान भूमि थी और कटीली खील भूमि थी। इसमें बेसिकली क्या था कि हर जो भूमि है, जो भूमि का प्रकार इस तरीके से डिवाइड किया गया है, वो पहले वाली से मतलब ज़्यादा खराब भूमि थी। मतलब वो जो उर्वरता के मामले में ज़्यादा खराब थी, फर्टिलिटी के मामले में जो भूमि थी वो बाद वाली ज़्यादा ख़राब थी। जैसे तलाऊ भूमि जो है वो सबसे अच्छी थी, जहाँ पे सिंचाई सबसे अच्छी हो सकती है। फिर उपराऊ अव्वल उससे थोड़ा सा पर्वतों के मतलब हायर वाले एरिया होते हैं, ऊंचे स्थानों वाले को उनको कहते थे। ठीक है, इसी तरीके से फिर उपराऊ दोयम थी जो सेकंड लेवल की अच्छी भूमि थी। तलाऊ भूमि किस प्रकार की भूमि थी? तो तलाऊ भूमि जो है अभी मैंने आपको बताया नदी घाटों की भूमि थी, जहाँ पे नदी घाट होते थे वहाँ पे। उपराऊ अव्वल भूमि किस स्थान पर पाई जाती थी? तो ये पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर पाई जाती थी उपराऊ अव्वल। उपराऊ दोयम किस श्रेणी की भूमि थी? तो ये द्वितीय श्रेणी की जो अव्वल भूमि थी। इजरान भूमि किस प्रकार की भूमि थी? तो इजरान भूमि जो है वो वनों या नदी वनों के बीच या किनारों में पाई जाने वाली, जो मतलब ज़्यादा वैसे होती है ना, मेच्योर्ड नहीं है, अपरिपक्व जिसको कह सकते हैं, और पथरीली भूमि थी, तो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ टाइप वाली। कटीली खील भूमि को किस श्रेणी की भूमि कहा जाता है? तो ये बंजर भूमि है। ठीक है, तो ये जो नवा आपका बंदोबस्त हुआ भूमि बंदोबस्त, इसमें कुल 5 प्रकार की मैंने आपको बताई कि जो भूमि बताई गई है, जो वैज्ञानिक तरीके से बांटी गई, तो उनमें तलाऊ भूमि, उपराऊ अव्वल, उपराऊ दोयम, इजरान भूमि और कटीली खील भूमि। ठीक है, और इसको फर्टिलिटी के बेसिस पे ही इन्होंने डिवाइड किया था। ब्रिटिश काल में 10वां भूमि बंदोबस्त कब शुरू हुआ? तो ये 10वां भूमि बंदोबस्त 1887 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1990-96 तक ये चलता रहा। ठीक है, लास्ट इस तरीके से ख़त्म हुआ, क्योंकि इसके बाद फिर जो भूमि बंदोबस्त हुए। 10वां भूमि बंदोबस्त गढ़वाल में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये ई पॉक थे उस टाइम पे, जिनके नेतृत्व में ये 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ। गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो ये 1896 में पूरा हुआ। ठीक है, तो कुमाऊं में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ? तो कुमाऊं में गूंज के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, गढ़वाल में किसका पूछेगा? तो गढ़वाल में ईपो का, और कुमाऊं में गूंज के नेतृत्व में हुए हैं। गढ़वाल में 11वां भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ? तो गढ़वाल में 1928 में जो है भूमि बंदोबस्त हुआ था ये। ठीक है, और ये ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। जो 11वां भूमि बंदोबस्त था वो अंतिम बंदोबस्त था। कुमाऊं में 11वें भूमि बंदोबस्त का नेतृत्व किसने किया? तो कुमाऊं में इबटसन ने किया। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त कौन सा था? देखिए, तो ये 11वां भूमि बंदोबस्त जो है वो ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। 12वां भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो 12वां भूमि बंदोबस्त 1960 से 64 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया था। और 12वें भूमि बंदोबस्त में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 से मतलब 1/8 एकड़ जो है तक की जोतों को भू राजस्व की देनदारी से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, जिससे 90% जो किसान थे वो राजस्व देनदारी से मुक्त हो गए थे। और भू राजस्व से मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग खेतों की पड़ती छोड़कर मैदानों की तरफ चले गए। ठीक है, जब मतलब भू राजस्व अगर जो रेवेन्यू टैक्स है वो ख़त्म कर दिया, तो लोग वहीं जाएंगे ना जहाँ पे अच्छी भूमि है और टैक्स भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है बंजर और पड़ती भूमि में बढ़ोतरी हुई और खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता क्षेत्र आयातकर्ता बन गया। 12वें भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है 12वां भूमि बंदोबस्त करवाया गया। 12वें भूमि बंदोबस्त में कितनी जोतों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया गया? तो ये 1 एकड़ जो है 1/8 एकड़। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से ये क्वेश्चंस फॉर्म किए हैं कि आपकी बुक का कोई भी टेक्स्ट छूटेगा नहीं। इवन जब मैं एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखा था उसको मैं देख रहा हूँ, तो एक्सप्लेनेशन में भी ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं आपके क्वेश्चन के फॉर्म में। 12वें भूमि बंदोबस्त में कितने प्रतिशत किसान राजस्व से मुक्ति हुए? तो लगभग 90% जो है वो किसान राजस्व से मुक्त हुए हैं।
भू राजस्व से मुक्ति मिलने के बाद ग्रामीण किस ओर बढ़ते चले गए, तो ये मैंने अभी बताया, मैदानों की ओर जो है वो सारे के सारे शिफ्ट हो गए और ऊपर की तरफ पहाड़ जो है वो खाली हो गए। भू राजस्व से मुक्ति के परिणाम स्वरूप किसकी बढ़ोतरी हुई, तो बंजर और परती खेती की जो है वो बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पहाड़ों में जो खेती करना है वो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों में जो है आपको कोई टैक्स नहीं देना है तो ऑब्वियस सी बात है आप वहीं खेती करना चाहोगे जहाँ पे ज़्यादा आपका जो है वो उत्पादन हो, प्रोडक्टिविटी जहाँ पे ज़्यादा हो। बंजर और परती खेतों की बढ़ोतरी से किस क्षेत्र की स्थिति में पहुंच गया, तो ये आयात करता हो गया बेसिकली। जब ऑब्वियस सी बात है अगर आपका जहाँ एरिया जहाँ आप खेती कर रहे हो वहाँ पे आपके लिए सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है जो प्रोडक्शन है, तो आप क्या करेंगे, आप बाहर से मंगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आयात करता हो गया। टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए, तो टिहरी रियासत में जो है वो कुल 5 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। और टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, तो ये 1823 में जो है वो पहला भूमि बंदोबस्त राजा सुदर्शन शाह ने करवाया था। टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजा सुदर्शन शाह, जो मैंने अभी आपको बताया, इन्होंने पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था। टिहरी रियासत में दूसरा भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो टिहरी रियासत में दूसरा भूमि बंदोबस्त जो है वो 1861 में था। ये बेसिकली ये 1801 हो गया, ये डिजिट का गड़बड़ हो गया, 1861 में हुआ था। ये राजा भवानी शाह ने करवाया था। और इसके तहत जो सकलाना क्षेत्र का अठूर पट्टी था उसको कर से मुक्ति कर दी, मतलब उससे कर लेना बंद कर दिया गया, उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। दूसरे भूमि बंदोबस्त में किस क्षेत्र को कर राजस्व से मुक्त कर दिया गया, तो सकलाना क्षेत्र की जो अठूर पट्टी है, अठूर है बेसिकली, अतुर लिख गया है यहाँ पे, अधुर नहीं है, अठूर पट्टी है। तीसरा भूमि बंदोबस्त टिहरी रियासत में कब हुआ, तो तीसरा भूमि बंदोबस्त जो है 1873 में राजा प्रताप शाह ने करवाया था। अच्छा, मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। ये जो बाद के राजा हैं, जो सुदर्शन शाह के बाद के राजा हैं, इनको अगर आपने याद करना है सीक्वेंस कई बार क्योंकि जो है वो गड़बड़ा जाता है, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सुदर्शन शाह ने माँ भवानी के प्रताप से, ठीक है, कीर्ति पाई। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया सुदर्शन शाह ने माँ भवानी, तो दूसरा भवानी शाह हो गया, के प्रताप, तो प्रताप यानी तीसरा प्रताप शाह हो गया। ठीक है, से कीर्ति, तो उसके बाद कीर्ति शाह है। फिर बस आपके 2 राजा बचते हैं, जो एक नरेंद्र शाह है और एक मानवेंद्र शाह, जो आपके अंतिम राजा हैं। तो ये 5 राजा हैं जो आपके 1816 में जब दोबारा से अंग्रेज़ों ने गढ़वाल नरेश को उत्तराखंड में या फिर गढ़वाल में स्थापित किया, उनके बाद जो राजा हुए, तो उनके नाम याद रखने का ये तरीका है। टिहरी रियासत में चौथा भूमि बंदोबस्त कब हुआ, तो टिहरी रियासत में जो चौथा भूमि बंदोबस्त हुआ वो 1903 में कीर्ति शाह के काल में हुआ। ठीक है, टिहरी रियासत में अंतिम भूमि बंदोबस्त किस वर्ष हुआ, तो अंतिम, पांचवा और अंतिम जो कह सकते हैं वो 1924 में हुआ था, जो राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। उत्तराखंड का तराई भाबर क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये शिवालिक श्रेणी के तट पर स्थित है। ठीक है, तल पर, सॉरी तट पर नहीं, तल पर, मतलब सबसे नीचे, जो शिवालिक से नीचे है वो तराई वाला क्षेत्र है आपका। और यहाँ पे जो भूमि होती है वो दलदली और उपजाऊ भूमि होती है। तो तराई भाबर क्षेत्र की लंबाई कितनी है, तो तराई भाबर क्षेत्र की लंबाई लगभग 144 किलोमीटर है। ठीक है, और तराई भाबर क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है, तो ये 20 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है, जो हमारा तराई वाला रीजन है उत्तराखंड में। महाभारत काल में तराई भाबर क्षेत्र किसके अधीन था, तो ये महाभारत काल में जो है वो विदर्भ राजाओं के अधीन था। ठीक है, जहाँ पे 5 पांडवों ने जो अज्ञातवास है वो अपना व्यतीत किया था इस वाले क्षेत्र में। 5 पांडवों ने अज्ञातवास का समय कहाँ व्यतीत किया, तो इन्होंने तराई भाबर क्षेत्र में जो है अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। चीनी यात्री वेनसांग ने काशीपुर को किस नाम से पुकारा है, तो काशीपुर को इसने गोविशाण कहा है, और गोविशाण का अर्थ होता है गाय का सींग। ठीक है, गोविशाण का अर्थ क्या है, तो गोविशाण का अर्थ है गाय का सींग। मध्यकाल में तराई भाबर क्षेत्र पर 13वीं शताब्दी में किसने आक्रमण किया, तो 13वीं शताब्दी में जो है बलबन और नासरुद्दीन शाह जो थे उससे पे। ठीक है, नासरुद्दीन शाह बेसिकली बलबन का दामाद था। और 1206 में जो है ये गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, और ये दोनों के दोनों गुलाम वंश से संबंधित हैं। अकबर के शासनकाल में कुमाऊं पर किसका शासन था, तो कुमाऊं पर रुद्रचंद का शासन था। ये आपको मैंने बताया भी था कि रुद्रचंद जो है वो इनकी साइड से लड़ने भी गए थे, और ये अकबर से जो है वो नागौर में मिले थे। ठीक है,
अकबर ने रुद्रचंद को तराई क्षेत्र का कौन सा भूभाग फरमान में दिया? तो इन्होंने नागौर के युद्ध में जब अकबर की साइड से लड़े तो रुद्रचंद से खुश होकर इन्होंने 84 माल या फिर इसको नौलखिया माल भी कहते हैं, तो इनको फरमान के रूप में दिया था। और इसी भूभाग को जो है वो 84 माल भी कहा जाता था, क्योंकि लंबाई में ये 84 कोस था। 84 माल को और किस नाम से जाना जाता है? तो 84 माल को गौलखिया माल के नाम से भी जाना जाता है। 84 माल को गौलखिया माल कहने का प्रमुख कारण क्या था? तो क्योंकि यहाँ पे लगभग वार्षिक आय जो है वो 9 लाख रुपए होती थी, तो इसको ये गौलखिया हो गया, 9 लखिया है इसका मतलब 9 लाख वाला है ना। चंद काल में तराई क्षेत्र में कुल कितने परगने थे? तो चंद काल में जो है वो 7 परगने थे आपके, ठीक है। और 7 परगनों का अगर नाम बोले तो सहजगीर था, जिसका आज का नाम जसपुर है, कोटा था, मुंडिया था, गदरपुर था, बुकसाड़ था, चिंकी था और बख्शी, ठीक है। तो चंद काल में गुंडिया परगना किस स्थान पर था? तो गुंडिया परगना भी मैंने आपका नाम लिया था, तो ये बाजपुर में था। चंद काल में बुक्सा परगना कहाँ पर था? तो बुक्सा परगना या बुकसाड़ जिसको भी कहते हैं, ठीक है, तो ये रुद्रपुर और किलपुरी में था। बुक्सा से मुझे याद आया, एक बुक्सा नेशनल पार्क है, वो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पर है, किस राज्य में जो है वो बुक्सा नेशनल पार्क है। चंद काल में गदरपुर किस क्षेत्र का हिस्सा था? तो गदरपुर जो है वो आपका तराई क्षेत्र का हिस्सा था। चंद काल में पिंकी परगना को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पिंकी परगना को आज का सुबर्णा और बेहड़ी जो है वो पिंकी परगना का नाम था। चंद काल में बख्शी परगना किस स्थान पर स्थित था? तो बख्शी परगना वो आपका नानक मत्ता है जो। अंग्रेजों के समय तराई भाबर क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था? तो तराई भाबर क्षेत्र जो है वो कुमाऊं के अंतर्गत आता था। और विलियम ट्रेल ने 1818 में तराई क्षेत्र में क्या प्रयास किया? तो इन्होंने अनाज की खेती बढ़ाने का प्रयास किया कि जब इतनी फर्टाइल लैंड है तो इसमें क्यों ना प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से किया जाए। देखो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा से ही बिज़नेस माइंडेड रहे हैं, ठीक है। उनका जो बिज़नेस है वो प्राइम फोकस था इंडिया में स्टे करने का भी, और इंडिया को जो है वो रूल करने का भी यही एक बेसिक उनका मोटिव था कि भाई हम किस तरीके से ज़्यादा बिज़नेस कर सकते हैं। कुमाऊं का असिस्टेंट कमिश्नर रैमजे कब बना? तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो 1850 में हेनरी रैमजे बना था। और इसने जो तराई भाबर क्षेत्र वाला है, तराई भाग में इसने सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू किया। रैमजे ने तराई क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था लागू की? तो इसने सिंचाई व्यवस्था मैंने अभी आपको बताई। 1870 में संपूर्ण काशीपुर परगना को किस क्षेत्र में शामिल किया गया? तो संपूर्ण काशी परगना को तराई क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। और इसका रिवर्स भी क्वेश्चन बन सकता है कि काशीपुर परगने को तराई क्षेत्र में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपको 1870 में ये याद रखना है। 1891 में कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 1891 में इरस्कॉन, जो कर्नल इरस्कॉन है वो ये कुमाऊं का कमिश्नर था, और इसी ने नैनीताल को जो है एक अलग ज़िला भी बनाया था। कर्नल इरस्कॉन के समय कौन सा ज़िला अलग बनाया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि नैनीताल जो ज़िला है वो इसके समय में अलग ज़िला बनाया गया था। अंग्रेज़ों के शासनकाल में तराई भाबर क्षेत्र में कुल कितने प्रकार के गांव थे? तो अंग्रेज़ों के शासनकाल में 5 प्रकार के गांव थे। इनमें खाम गांव, मुस्तजीरी गांव और मुकद्दम गांव, इस तरह से अलग अलग गांव होते थे। तराई भाबर क्षेत्र के गांव को किन 2 श्रेणियों में बांटा गया था? तो इनको ज़मींदारी गांव और खाम गांव, ठीक है। खाम गांव को बंदोबस्ती भी कहा जाता था। खाम गांव को और किस नाम से जाना जाता था? तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको बंदोबस्ती भी कहा जाता था। जमींदारी गांव में किससे लगान वसूली का ठेका दिया जाता था? यानी जो ज़मींदारी गांव एक गांव का प्रकार है, तो इसमें मुश्तजिरों को वसूली का काम दिया जाता था। जमींदारी गांव में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? तो जमींदारी गांव में जो वास्तविक मालिक होता था वो मुस्तंजीर होते थे, ठीक है। और कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि कब स्थापित की गई? तो कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि जो है वो 1906 में स्थापित की गई। तराई भाबर क्षेत्र में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति का नियम कब बनाया गया? तो ये 1897 में जो है ये नियम बनाया गया, और ये लागू 1906-1907 में हुआ।
पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति का नियम तराई भाबर क्षेत्र में कब लागू हुआ? तो ये अभी मैंने बताया आपको 1906 1907 में लागू हुआ। 1906 आपका और 7 पीरियड अगर आपको इंडियन हिस्ट्री में पता हो तो 1907 में एक बहुत फेमस चीज़ हुई है कांग्रेस से रिलेटेड, तो वो अगर आप बताएं मुझे। तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क निर्धारण कब लागू हुआ? तो चराई का नियम और शुल्क निर्धारण जो है वर्ष 1909 में लागू हुआ। और 1909 में एक इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत फेमस एक्ट है, उस एक्ट का अगर आप नाम बताएं और उसकी क्वालिटी मुझे बताएं कि उसमें क्या ऐसा स्पेशल था। तराई क्षेत्र में भूमि से संबंधित सीलिंग कानून कब लागू हुआ? तो सीलिंग कानून जो है वो 1972 में लागू हुआ। तराई क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से स्थान आते हैं? तो तराई क्षेत्र में आपका काशीपुर, बाजपुर, किच्छा ये सारा रीजन आता है जो काफ़ी फर्टाइल रीजन है। भाबर क्षेत्र में कौन से स्थान सम्मिलित थे? तो भाबर क्षेत्र में हल्द्वानी, कालाडूंगी और टनकपुर, ये तीनों ही मतलब ये चारों ही हैं बेसिकली। इसमें क्वेश्चन रामनगर होगा पर ये चारों क्षेत्र जो है वो भाबर क्षेत्र में हैं। तो भाबर क्षेत्र अगर आपको पता हो, भाबर क्षेत्र बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर जब नदी प्लेन्स में आती है, ठीक है, तो प्लेन्स में आने से पहले एक एरिया होता है जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि नदी का फ्लो कम हो जाता है तो नदी जो है वो पत्थरों के नीचे बहना शुरू होती है, तो उस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। तराई भाबर क्षेत्र किस प्रकार की भूमि थी? ठीक है, तो दलदली और उपजाऊ भूमि थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। महाभारत काल में तराई भाबर क्षेत्र में पांडवों ने कौन सा समय व्यतीत किया? तो इन्होंने अज्ञातवास का समय अपना जो है वो यहाँ पे काटा था। 84 माल को और किस नाम से जाना जाता था? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये 9 लखिया माल कहा जाता था क्योंकि यहाँ से 9 लाख का जो है वो लगभग आय होती थी लगभग। 84 माल की लंबाई कितनी थी? तो इसकी लंबाई 84 कोस थी। 84 माल की वार्षिक आय कितनी थी? तो 9 लाख रुपए इसकी वार्षिक आय थी। तराई भाबर क्षेत्र के गांव में मुंश्तजिर किस आधार पर नियुक्त होते थे? तो ये जो पैतृक आधार पर होता था, इसके लिए कोई लॉटरी नहीं निकाली जाती थी। ठीक है, बेसिकली फादर का बेटा, इस तरीके से मतलब पुश्तैनी जिसे कहते हैं, उस हिसाब से मुंश्तजिर जो होते हैं वो चल रहे होते थे। तराई भाबर क्षेत्र के गांव में मुंश्तजिरों का कार्य क्या था? तो ये लोग लगान वसूली के लिए रखे गए थे। तराई भाबर क्षेत्र में खाम गांव किस प्रकार के गांव होते थे? तो ये अभी मैंने आपको बताया था, बंदोबस्ती जो गांव हैं वो खाम गांव होते थे। कुमाऊं भाबर खेतीहर न्यास निधि किस उद्देश्य से गठित की गई थी? तो ये खेतीहर सहयोग के लिए, कॉपरेशन के लिए। ठीक है, किस काल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई? तो ये 8वां जो भूमि बंदोबस्त है उसमें प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई थी। ब्रिटिश काल में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि मापन कब हुआ? तो इसका आंसर आपको पता होगा, अभी मैंने पहले आगे पढ़ाया है। 9वां भूमि बंदोबस्त जो है वो पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से कराया गया था। नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब किया? तो ये वर्ष 1924 में हमने पढ़ा था कि ये टिहरी रियासत का जो अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया गया। ये क्वेश्चन बेसिकली रिपीट नहीं हो रहे, इन क्वेश्चंस की फॉर्म चेंज है। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से पॉसिबल मतलब जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो ये पूछे कि अंतिम किसके समय में हुआ, तो वो हमने पढ़ा, और नरेंद्र शाह के समय में किस टाइम पीरियड में हुआ, तो वो भी हमने क्वेश्चन बनाया है। प्रताप शाह ने टिहरी रियासत में भूमि बंदोबस्त कब कराया? तो भूमि बंदोबस्त 1873 में, नहीं ये गलत हो गया, ये 1873 नहीं होगा, अच्छा नहीं ठीक है, 1873 में ही भूमि बंदोबस्त हुआ था। कीर्ति शाह ने 1903 में कराया था। तो कीर्ति शाह ने टिहरी रियासत का भूमि बंदोबस्त कब करवाया? तो 1903 में टिहरी में जो है वो कीर्ति शाह ने भूमि बंदोबस्त करवाया। भवानी शाह ने टिहरी रियासत का दूसरा बंदोबस्त कब करवाया? तो 1801 में जो है वो भवानी शाह ने, नहीं ये गड़बड़ हो गया, 1801 नहीं है यार भवानी शाह, ये 1861 था। ये यहाँ पे भी ऑप्शन गलत हो गया, ये एक नहीं है 61 है, क्योंकि 1815 से तो टिहरी रियासत शुरू हुई है, तो 1801 में कैसे भूमि बंदोबस्त करा सकता है। सो दीज वर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर विच आई हैव कवर्ड राइट नाउ। इसके बाद हम अगला चैप्टर जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक में जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक किया गया है। लेकिन जब हम नोट्स की फॉर्म में इसको पढ़ेंगे तो हम टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ेंगे, ताकि आपको एक टाइम लाइन बनती जाए और आपको ये सारी चीज़ें याद रहे। और साथ ही मैं कोशिश करूँगा जितना मेरा इंडियन हिस्ट्री का जो भी मेरा नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, उस टाइम पीरियड में इंडियन हिस्ट्री में क्या चल रहा था, ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि भाई ऑल ओवर इंडिया ये चल रहा है, उत्तराखंड कितना उस चीज़ से अछूता है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। गॉड ब्लेस यू और स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।